नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। बड़ी खबर, 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग हटाया गया है। जानकारी, शैलेश बगौली से पेयजल विभाग वापस लिया गया है। सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार हटाया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी छीनी गई है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर ये तबादले किए। 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग हटाया गया है। जानकारी, शैलेश बगौली से पेयजल विभाग वापस लिया गया है। वहीं सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। जानकारी मिल रही है, दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार हटाया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी छीनी गई है। जानकारी दे दें आपको, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर ये तबादले किए हैं। तबादले के आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है प्रदेश में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी छीनी गई है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ये बड़ी खबर, 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग हटाया गया है। शैलेश बगौली से पेयजल विभाग वापस लिया गया है। सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। जानकारी आपको दे दें, दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार हटाया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी छीनी गई है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। ये बड़ी खबर, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 27 जनवरी 2025 से लागू यूसीसी को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है और बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देती है, जिससे समाज में पारदर्शिता और कानून पर भरोसा बढ़ा है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। हाँ, 27 तारीख को चालू। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। शिविर में 32 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और लाभार्थियों को बेबी किट और साथ ही किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इसकी शुरुआत के बाद 2,60,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है और सीधा जनता को मौके पर की समस्याओं का समाधान हो रहा है। कि इसमें 42 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने किया था, आज 33 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने यहाँ पर किया है और मौके पर ही निस्तारण हुआ है।
और परसों कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक गलत प्रचार किया था, जहाँ ऐसा विषय नहीं था। आज तो अगले दिन ही टीम चली गई। इस बात का प्रतीक है कि एक स्वदेशी सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है और ये नो के ऊपर एक तमाचा है जो गलत प्रचार कर रहे थे। क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार है, इसका एक बहुत बड़ा संदेश यही नहीं पूरे देश में है और अन्य प्रदेश के लोग भी इस योजना को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल कानून हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, आज 28,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति सरकार ने दी है, जबकि इससे पहले मात्र पूरे कार्यकाल में 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और क्षेत्र की जनता का भी, कि जनता ने आकर इसका लाभ लिया। धन्यवाद। उधर आपको बता दें कि किसान आत्महत्या मामले को लेकर दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और उधम सिंह नगर से एसएसपी के निलंबन की मांग की गई। बता दें आपको कि वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कोई दल मुद्दा विहीन और नेतृत्वहीन हो जाता है तो वे सामाजिक लाभ के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर निर्णय लेती है और कांग्रेस हर बार मुंह की खाती है। देखिए, मैं इस बात को पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय को उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर पुष्कर धामी जी की सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है और जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खाते धराशायी हो जाते हैं। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में शीतलहर के प्रकोप के बीच अब गरीबों और बेसहारा लोगों को राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहिला देर रात दरअसल रोड़ी भेलवाला स्थित रैन बसेरों में पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और साथ ही नगर निगम अधिकारी के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। विनय रोहिला ने रैन बसेरों में बिजली, पानी, शौचालय, बिस्तर और साथ ही सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोई भी गरीब शीतलहर से प्रभावित न हो और निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि जहां जहां इस समय शीतकालीन अवस्था के अंतर्गत ठंड चल रही है, बहुत पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर है, तो इसी शीतलहर के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक वर्कशॉप की गई थी जिसमें सभी शासन के सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी सम्मिलित हुए थे। और उस एडवाइजरी के अंतर्गत जहां जहां भी शीतलहर का प्रकोप है वहां पे कंबल बांटना, उन नगरों का, शहरों का नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त करना, विद्युत व्यवस्था चुस्त करना, गर्म पानी, रैन बसेरों की सब व्यवस्था को चुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसी के दृष्टिकोण से मैं आज अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री आशु जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर अपनी सम्मानित मेयर और अपने जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर अपनी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के दृष्टिकोण से शीतलहर के लोगों को, प्रभावित लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को कंबल बांटने का कार्य, वहाँ पे अलावा जल रहा नहीं जल रहा, वहाँ अंदर रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है नहीं है, मैंने जाकर देखा कि बहुत अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह अपने अलावे जल रहे हैं और भी लगभग सभी शहरों के अंतर्गत प्रमुख स्थानों के अंदर अलावे जलाए गए हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश में स्थापित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित है। लोगों को जिस प्रकार की अपेक्षा सरकार से है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक सरकार उसके आखिरी पायदान तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून नगर निगम का बड़ा फैसला देहरादून नगर निगम का पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर संशोधित उपविधि लागू। पालतू कुत्ता छोड़ना अब गंभीर अपराध माना जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नियम तोड़ने पर 20,000 जुर्माना और FIR का प्रावधान रखा गया है।
कुत्तों का पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी खबर, सार्वजनिक स्थानों पर उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। खुंखार नस्लों के लिए विशेष नियम तय किए गए हैं। जानकारी मिल रही है आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी भी तय, लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर संशोधित उपविधि लागू। पालतू कुत्ता छोड़ना अब गंभीर अपराध माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 20,000 जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान है। कुत्तों का पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये बड़ा फैसला नगर निगम द्वारा, देहरादून नगर निगम द्वारा लिया गया है आवारा कुत्तों को लेकर और आवारा पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नगर निगम देहरादून के सामने कई तरीके की शिकायत आ रही थी, जिसमें बीते कुछ समय की बात की जाए तो जो पालतू कुत्ते हैं या जिस तरीके से जो खूंखार नस्ल पाले जाते हैं, जिसमें कई बार ये देखा भी गया कि सड़कों पर उनसे लोगों को काफी परेशानी भी हुई और कई बार कई लोगों की इसको लेकर इसमें जो है जान भी गई है। कई लोगों को उन कुत्तों के द्वारा काटा भी गया। तो इसकी कई शिकायतें लगातार जो है वो आ रही थी। तो ऐसे में नगर निगम देहरादून ने पहले भी एक ये आदेश दिए थे, इस तरीके की जो है एक रणनीति बनाई थी कि जो पालतू कुत्ते हैं या जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर के, ताकि शहर के अंदर इस तरीके से किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो इसको देखते हुए ही अभी भी जो है जो पालतू कुत्ते अगर छोड़ता है तो उसमें गंभीर अपराध की घोषित किया गया है और इसमें नियम तोड़ने पर 20,000 का जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसी के साथ ही जो कुत्तों का पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण जो है वो अनिवार्य होगा, इस तरीके के निर्देश भी नगर निगम ने दिए। और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करना भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुत्ता अगर कहीं पर कोई लोग ज्यादा हो तो वहां पर इस तरीके की गतिविधियां कई बार देखी भी गई है। तो इसकी शिकायतें लगातार आ रही थी। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया, जो खूंखार नस्ल के, जिस तरीके से हमने बताया, जो खूंखार नस्ल के जो कुत्ते हैं तो उनको रखना और उनके के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं नगर निगम के द्वारा। अगर कोई उन्हें रखता है तो उनके लिए एक अलग से नियम जो है वो बनाए गए हैं और नगर निगम आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी भी तय की गई है और लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके की पूरी तैयारी जो है नगर निगम ने की है, ताकि लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। और जो आवारा पशु हैं या फिर जो आवारा जिस तरीके से कहें या जो पालतू कुत्ते भी हैं, जो खूंखार नस्ल के कुत्ते हैं, जिनसे लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये रणनीति जो है वो बनाई गई। तो नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था, खासकर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी के लिए या वो उनके इंजेक्शंस के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है क्या? पकड़कर उनकी नसबंदी भी जो है वो की जाती है। और जो इस तरीके से जो खूंखार टाइप के जो कुत्ते होते हैं उन्हें शेल्टर जो उनके बनाए गए हैं उन्हें शेल्टर में भी रखा जाता है और उनका जो है चाहे उनकी टीकाकरण हो या उनका तमाम चीजें हो वो की भी जाती है। कई बार नगर निगम इस तरीके के जो है अभियान भी चलाता है। तो ऐसे में एक बार फिर जिस तरीके से जो आवारा कुत्ते सड़कों पर है उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो लोग पालते भी हैं कुत्तों को, जो खूंखार नस्ल के कुत्ते पालते हैं, उनके लिए भी ये नियम जो है नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि उकीमठ सभागार में दरअसल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की प्रगति, लंबित योजनाओं और स्थानीय जन समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, मानव वन्य जीव और संघर्ष और फसल नुकसान जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान है और अधिकारियों को समन्वय के साथ तय समय में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। मठ विकास खंड की पहली बीडीसी का यहाँ पर आयोजन किया गया और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही है।
जो अधिकारी हैं वो भी अच्छी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने गाँव की समस्या को लेकर सवाल उठाए, जिन सवालों का अधिकारियों ने यहाँ पे जवाब दिया है। मैं आज इस पहली बीडीसी की बैठक के लिए माननीय प्रमुख जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देती हूँ कि इसी तरह से इस विकास खंड की हर गांव की समस्या को लेकर आप सजग रहेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह अपने गांव के विकास के लिए इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। उधर साल 2024 की चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऋषिकेश स्थित चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने की, जबकि आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी मौजूद रहे। बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जवाब किए गए और आगामी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। बता दें आपको कि गढ़वाल कमिश्नर का फोकस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर है और वहीं आईजी गढ़वाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई। उधर आपको बता दें कि कलियर थाना क्षेत्र में दरअसल युवक के अपहरण और साथ ही बेरहमी से मारपीट की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 नामजद अपराधियों के खिलाफ गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रज्जाक पर 2 दिन पहले उस वक्त हमला हुआ जब वे सुबह रेडी लेकर घर से निकला था। आरोप यह है कि दबंगों ने उसे जबरन कार में बिठाया और गेस्ट हाउस में घुसकर पीटा और साथ ही ठेले पर डालकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। उधर आपको बता दें सितारगंज के खटीमा रोड पर खनन डंपर की टक्कर से छुट्टी पर घर आए आईटीबीपी के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सितारगंज में शुक्रवार देर शाम का हुआ। जानकारी के अनुसार आईटीबीपी जवान त्रिलोक कुमार अपने पिता ओम प्रकाश के साथ बाइक से सितारगंज के कैलाशपुरी लौट रहे थे। इसी दौरान सितारगंज के बगौरी के पास तेज रफ्तार खनन डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ओम प्रकाश को उपजिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। 7 बजे के आसपास में 108 से आए थे। 2 लोग थे, एक बेटा था उनका, एक उनके पिताजी थे। बेटे जो थे उनकी तो ब्रॉड डेड थे और जो उनके पिताजी थे वो मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे, तो उनको हमने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये लोग कैलाशपुरी सितारगंज के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम इनके ओम प्रकाश है और लड़के का नाम इनके त्रिलोक कुमार है। त्रिलोक कुमार की उम्र है हमारे 32 साल के आसपास की है। और पिताजी की पिताजी की त्रिलोक कुमार के शव को हमने खटीमा के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर आपको बता दें कि देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की बारात निकाली और गुंडा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को तड़ीपार किया गया है। जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर दरअसल अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस का कहना यही है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर देहरादून जनपद में दरअसल कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाया है। बता दें आपको जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को दरअसल गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। अब दरअसल मोहल्ले में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए भय और हिंसा का पर्याय बने दिव्यकांत लखेड़ा के विरुद्ध ये कार्रवाई कर स्वयं
उनकी वृद्ध माता सहित मोहल्ले वासियों की शिकायतों के आधार पर की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में असामाजिक तत्वों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उधर मसूरी में कृषि मंत्री गणेश जोशी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने दरअसल कृषि मेला, पेयजल योजनाओं और विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने देहरादून के कड़ी कैंट में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले में नियमों को दरकिनार कर एक निजी कंपनी को पहले से टेंडर दिए जाने का दावा किया है। साथ ही मसूरी यमुना पंपिंग पेयजल योजना और साथ ही शिवराज परियोजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सीबीआई जांच, टेंडर सार्वजनिक करने और साथ ही कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे ना मानी गई तो फिर आंदोलन होगा। बिल्कुल सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान आप सभी लोगों ने संसद आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे धाकड़ धामी जी मौन है। आज ये और एक या घपला हुआ है, आज भी वो मौन है। मैं ये सवाल या जानना चाहूंगा कि ऐसा हमारे सम्मानित या मंत्री गणेश जोशी में क्या है कि वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार या कर रहे हैं, पर धामी जी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा लें। वो खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, पर क्या धाकड़ धामी उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? और वो क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार में हमारे धाकड़ धामी जी भी इन्वॉल्व है? ये एक बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। साथ में मसूरी में आप देखिए जॉर्ज जेफरसन में क्या नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार का। 100 आपका या 72 बीघा या जमीन वो कौड़ियों के या दाम पर बाबा रामदेव जी को दे दी गई। उसके बाद लोकल हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को जो नहीं मानती वो सरकार, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ना मैं मानूंगा ना या किसी को मानने दूंगा, यह है इनका असली सच। आज ये हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं, तो आप ये सोचिए कि यह जनता हाथ जोड़कर जो अपने या काम के लिए जाते हैं तो ये जनता को क्या समझते होंगे। ठीक है, ये तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं। पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या है। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था कृषि एग्रो मेला, जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।